जब हम दिल्ली सल्तनत की बात करते हैं तो ये कोई एक दिन में बनी कहानी नहीं है, ना ही ये किसी एक लड़ाई या एक जीत का नतीजा था। असल में ये कहानी है करीब 500 सालों तक चले अलग अलग हमलों की, एक लंबी और काफी उलझी हुई दास्तां। तो आज हम इसी कहानी के पन्ने पलटेंगे और देखेंगे कि कैसे एक के बाद एक हुए इन हमलों ने अनजाने में ही सही एक नए साम्राज्य की नींव रख दी। तो आज का हमारा सबसे बड़ा सवाल यही है कि आखिर ऐसा कैसे हुआ? कैसे तीन अलग अलग हमलावर, जिनके इरादे एक दूसरे से बिल्कुल जुदा थे, जो सदियों के फासले पर आए, उन्होंने अनजाने में ही एक बहुत बड़े साम्राज्य की जमीन तैयार कर दी। चलिए इस दिलचस्प ऐतिहासिक सफर को परत दर परत समझते हैं। तो चलिए इस कहानी के टाइमलाइन पर एक नज़र डालते हैं, जिससे पूरी तस्वीर साफ हो जाएगी। हमारी कहानी शुरू होती है 712 ईस्वी से, जब पहली बार एक स्थायी पकड़ बनाई गई। फिर आता है 1001 ईस्वी का दौर, जब लूटपाट का एक लंबा सिलसिला शुरू हुआ। इसके बाद 1192 ईस्वी में एक ऐसा मोड़ आया जिसने सब कुछ बदल दिया, और आखिर में 1206 ईस्वी में सल्तनत की स्थापना हुई। तो कहानी का पहला पड़ाव, सिंध पर अरबों का हमला। देखिए, यहाँ ये समझना बहुत ज़रूरी है कि उनका मकसद पूरे भारत पर कब्जा करना नहीं था, बिल्कुल नहीं। वो तो बस इस उपमहाद्वीप में अपनी एक परमानेंट जगह बनाना चाहते थे, एक फुटहोल्ड कह सकते हैं। और इस पहले दौर का जो मेन कैरेक्टर था, वो था मोहम्मद बिन कासिम, उमैयद खलीफा का एक बहुत ही यंग जनरल। 712 ईस्वी में उसने राजा दाहिर को हराया और सिंध के इलाकों पर कब्जा कर लिया। ये जीत भले ही एक छोटे से एरिया तक ही सीमित थी, लेकिन इसका असर बहुत गहरा और दूर तक जाने वाला था। और देखिए, यही इस हमले का सबसे बड़ा नतीजा था। कोई बहुत बड़ा साम्राज्य नहीं बना, लेकिन भारत में एक स्थायी ठिकाना जरूर बन गया। समझिए कि ये एक ऐसा कदम था जिसने आने वाले वक्त में होने वाले हमलों के लिए दरवाजा खोल दिया था। अच्छा, अब आते हैं कहानी के दूसरे चरण पर, जो पहले वाले से एकदम अलग है। यहाँ हम बात करेंगे महमूद गजनवी की, एक ऐसा शासक जो यहाँ राज करने के इरादे से नहीं, बल्कि एक बहुत ही अलग मकसद से आया था। 17, सिर्फ ये एक नंबर अपने आप में पूरे कहानी कह देता है। जरा सोचिए, सिर्फ 26 सालों के अंदर 17 बार हमले। ये आंकड़ा ही महमूद गजनवी के इरादों और उसके हमलों की तेजी के बारे में सब कुछ साफ कर देता है। तो गजनवी के इरादे एकदम क्रिस्टल क्लियर थे। उसका पहला मकसद था भारत के मंदिरों और शहरों से बेहिसाब दौलत लूटना, जिसका सबसे बड़ा उदाहरण है 1025 ईस्वी में सोमनाथ मंदिर पर हुआ हमला। दूसरा मकसद जिहाद का प्रचार करना। लेकिन ये बात बहुत गौर करने वाली है कि उसने कभी भी यहाँ एक परमानेंट सल्तनत बनाने की कोशिश ही नहीं। ये एक लाइन आप कह सकते हैं महमूद गजनवी के अभियानों का पूरा सार बता देती है। उसका तरीका बहुत सीधा था, आओ, लूटो और अपनी सल्तनत को अमीर बनाने के लिए वापस लौट जाओ। भारत उसके लिए एक देश से ज्यादा एक खजाना था। और अब हम पहुंचते हैं कहानी के तीसरे और आखिरी पड़ाव पर, मोहम्मद गोरी। यहाँ आकर कहानी पूरी तरह से पलट जाती है। गोरी सिर्फ लूटने के लिए नहीं आया था, वो जीतने और यहीं बस जाने के इरादे से आया था। और ये सोच और इरादे का एक बहुत बड़ा बदलाव था। तो इन दोनों के बीच का जो फर्क है ना, वो जमीन आसमान का था। एक तरफ था गजनवी, जिसकी नज़र सिर्फ और सिर्फ दौलत पर थी, और दूसरी तरफ था गौरी, जिसका लक्ष्य था जमीन और एक साम्राज्य। सोच का यही फर्क भारतीय इतिहास का पूरा रुख बदलने वाला था। लेकिन गोरी का रास्ता इतना आसान नहीं था। 1191 में तराइन की पहली लड़ाई में उसे पृथ्वीराज चौहान के हाथों जबरदस्त हार का सामना करना पड़ा। लेकिन वो रुका नहीं। ठीक 1 साल बाद वो पूरी तैयारी के साथ लौटा और तराइन की दूसरी लड़ाई में एक निर्णायक जीत हासिल की। इसके बाद 1194 में चंदावर की लड़ाई जीतकर उसने अपने साम्राज्य को और भी फैलाया। साल 1192, इस तारीख को याद रखना बहुत जरूरी है। ये इस पूरी कहानी का सबसे बड़ा, सबसे अहम टर्निंग पॉइंट है। तराइन की दूसरी लड़ाई में मिली जीत सिर्फ एक लड़ाई की जीत नहीं थी, इसने उत्तर भारत के दरवाजे तुर्की शासन के लिए हमेशा हमेशा के लिए खोल दिए। तो अब सवाल ये उठता है कि ये जो 3 अलग अलग दौर थे, इन्होंने मिलकर एक नए साम्राज्य के लिए जमीन तैयार कैसे की? चलिए अब इसके अंतिम नतीजे पर नजर डालते हैं। गोरी ने कभी खुद दिल्ली से राज नहीं किया। अपनी जीत के बाद उसने एक बहुत अहम फैसला लिया। उसने अपने सबसे भरोसेमंद गुलाम सेनापति कुतुबुद्दीन ऐबक को भारत में जीते हुए इलाकों का गवर्नर बना दिया और खुद गौर वापस चला गया। सत्ता का यही ट्रांसफर कहानी का सबसे बड़ा मोड़ साबित हुआ।
तो पूरी कहानी कुछ इस तरह से जुड़ती है। गोरी की जीत ने ऐबक को सत्ता दी। ऐबक के शासन ने भारत में तुर्की हुकूमत की नींव रखी। और फिर जब 1206 ईस्वी में गोरी की मौत हुई तो ऐबक ने खुद को एक आज़ाद शासक घोषित कर दिया। और बस यहीं से शुरू हुआ भारत का पहला इस्लामी साम्राज्य, दिल्ली सल्तनत, और उसका पहला राजवंश, गुलाम वंश। तो आखिर में एक सवाल जरूर उठता है, एक स्थायी ठिकाना जिसने रास्ता दिखाया, दौलत की वो लूट जिसने शायद भारत की सैन्य शक्ति को कमजोर किया, और आखिर में एक साम्राज्य बनाने की जबरदस्त इच्छा। क्या इनमें से किसी एक के भी बिना दिल्ली सल्तनत की स्थापना मुमकिन थी? ये एक ऐसा सवाल है जो हमें इतिहास की पेचीदगियों के बारे में सोचने पर मजबूर करता है।